आज हम राष्ट्रकवि मैथिली शरण गुप्त के कवि कर्म पर दृष्टि डालेंगे। गुप्त जी ने 1912 से लेकर मृत्यु पर्यंत राष्ट्रीय भावों पर आधारित कविताओं का प्रणयन किया। सबसे पहले इन्होंने 1912 में भारत भारती लिखकर देशवासियों का ध्यान भारत की वर्तमान दुर्दशा की ओर आकृष्ट किया और अतीत की गौरवमयी झांकी प्रस्तुत करके उन्हें गुलामी की बेड़ियों से मुक्त होने की प्रेरणा दी। तत्पश्चात वैतालिक के जागरण गीतों द्वारा उन्होंने भारतवासियों को प्रगति की राह पर उन्मुख किया तथा भारतीय संस्कृति का पाश्चात्य संस्कृति के साथ सामंजस्य स्थापित करने का संदेश दिया। उसके बाद किसान नामक काव्य में उन्होंने किसान की दयनीय दशा पर क्षोभ प्रकट करते हुए उसके दुख एवं दारिद्र्य को पैदा करने वाली शोषण पद्धति को तत्काल समाप्त करने की प्रेरणा दी। अनघ नामक काव्य द्वारा कवि ने सत्याग्रह को प्रोत्साहित करते हुए राष्ट्र सेवा व राष्ट्र रक्षा के साथ साथ स्वतंत्रता प्राप्ति के लिए बलिदानी भावना का प्रचार किया। तत्पश्चात उन्होंने स्वदेश संगीत के द्वारा परतंत्रता की घोर निद्रा में सोए भारतवासियों को नवजागरण का संदेश दिया और हिंदू काव्य की रचना करके राष्ट्रव्यापी सामाजिक जड़ता, वैयक्तिक निश्चेष्टता, धार्मिक असहिष्णुता और जातिगत अनुदारता जैसे तत्वों पर प्रहार किया। फिर आपने शक्ति काव्य की रचना करके संघे शक्ति कलयुगे के मंत्र को जनजीवन में व्यापक बनाने का प्रशंसनीय प्रयास किया और संपूर्ण राष्ट्र को परमुखापेक्षी न रहकर अभी अपनी निजी शक्ति को संचित करने की प्रेरणा दी। इसके उपरांत वन वैभव की रचना करके उन्होंने भारत में व्याप्त हिंदू मुस्लिम एकता की समस्या का पौराणिक आधार पर समाधान प्रस्तुत किया। दोनों जातियों को एक होकर अपने शत्रु से लोहा लेने के लिए प्रोत्साहित किया। बकसंहार की रचना द्वारा अन्याय को न सहने और न्याय के लिए संघर्ष करने की प्रेरणा दी। गुरुकुल नामक काव्य की रचना करके उन्होंने सिखों के बलिदानपूर्ण आख्यानों द्वारा भारत राष्ट्र को सैनिक शक्ति, राज्य शक्ति और शारीरिक शक्ति की अपेक्षा आत्मिक व मानसिक शक्ति की श्रेष्ठता का मूल मंत्र दिया। तदंतर नहुष काव्य की रचना करके कवि ने समूचे राष्ट्र को नहुष की भांति अपनी उन्नति के शिखर पर पहुंचने के लिए सतत प्रयत्नशील रहने की प्रेरणा दी। अर्जन और विसर्जन नामक रचना द्वारा उन्होंने राष्ट्र को शिक्षा दी कि स्वतंत्रता प्राप्ति के लिए बड़े से बड़े त्याग और बलिदान के लिए सदैव प्रस्तुत रहना चाहिए। तत्पश्चात काबा और करबला के द्वारा कवि ने पुनः हिंदू मुस्लिम एकता की भावना को मजबूत बनाने का सुंदर प्रयास किया और विश्व वेदना की रचना करके युद्ध की विभीषिका से राष्ट्र को अवगत कराया एवं अधिक कर संग्रहित करने की नीति का विरोध किया। अर्जित की रचना करके उन्होंने जमींदारों एवं पुलिस के अत्याचारों की घोर निंदा की और जनता को आतंकवादी नीति के विरुद्ध विद्रोह करने की प्रेरणा दी।
अंजलि और अर्घ्य में महात्मा गांधी के निधन पर आंसू बहाते हुए कवि ने गांधी जी के विशिष्ट गुणों से जन जन को परिचित कराया और देशवासियों की कृतज्ञता पर क्षोभ प्रकट किया। जय भारत की रचना द्वारा महाभारत के आख्यानों को नवीन दृष्टिकोण प्रदान करते हुए भारत के अतीत गौरव का गान किया और मानवता के आदर्श को अपनाने की प्रेरणा दी। तत्पश्चात कवि ने राजा प्रजा नामक रचना द्वारा शासक और प्रजा के कर्तव्यों का उल्लेख करते हुए बताया कि यदि चाहें तो दोनों अपने पुरुषार्थ से इस धरती को स्वर्ग बना सकते हैं। गुप्त की रचनाओं में सर्वाधिक राष्ट्रीय चेतना और राष्ट्र जागरण की भावना मिलती है। गुलाब राय ने ठीक ही लिखा है कि गुप्त जी की कविता में राष्ट्रीयता और गांधीवाद की प्रधानता है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने भी इसी प्रकार की स्वीकारोक्ति इस कथन द्वारा की है कि सत्याग्रह, अहिंसा, मनुष्यत्ववाद, विश्व प्रेम, किसानों और श्रमजीवियों के प्रति प्रेम और सम्मान सबकी झलक हम गुप्त के काव्य में पाते हैं। नंद दुलारे वाजपेयी ने भी स्पष्ट घोषणा की कि राष्ट्र की और युग की नवीन स्फूर्ति, नवीन जागृति के स्मृति चिन्ह हमें हिंदी में सर्वप्रथम गुप्त जी के काव्य में ही मिलते हैं। डॉक्टर सत्येंद्र भी ठीक ही लिखते हैं कि राष्ट्रीयता गुप्त जी का उद्देश्य है, पर संस्कृति शून्य राष्ट्रीयता उन्हें ग्राह्य नहीं है। डॉक्टर कमलाकांत पाठक लिखते हैं, उन्होंने वर्तमान दुर्वस्था पर क्षोभ प्रकट किया और उसके निमित्त स्वदेश प्रेम के गीत गाए, जिसमें देशार्चन, स्वतंत्रता प्रेम और राष्ट्रीय भावनाएं तथा अहिंसक क्रांति की विचारधारा प्रकट हुई। निस्संदेह गुप्त जी ने अपनी रचनाओं द्वारा राष्ट्र के उद्दीप्त भावों को जन जन के हृदय तक पहुंचाने का श्लाघनीय प्रयास किया, देशवासियों को अपने गौरवमयी अतीत से अवगत कराया, उनकी वर्तमान दारुण अवस्था के करुण चित्र खींचे, उन्हें गुलामी की बेड़ियों से मुक्त होने को प्रोत्साहन दिया। इनकी राष्ट्रीयता के पोषक विचारों के कारण ही 1963 में राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने गुप्त जी को राष्ट्रकवि की सर्वोच्च उपाधि से विभूषित किया। इस ऐतिहासिक सम्मान के लिए काशी में एक अत्यंत भव्य समारोह आयोजित हुआ, जिसमें महात्मा गांधी ने घोषणा की कि वे राष्ट्र के कवि हैं, उसी प्रकार जिस प्रकार राष्ट्र के बनाने से मैं महात्मा बन गया हूँ। महात्मा गांधी ने गुप्त जी को राष्ट्रकवि की स्थायी पदवी से विभूषित करके मानो उनके ऊपर और भी अधिक राष्ट्रीय काव्य के निर्माण का गुरुतर दायित्व सौंप दिया और राष्ट्रकवि गुप्त ने भी जीवन पर्यंत उस दायित्व को निभाने का संकल्प करके अपनी लेखनी से राष्ट्रीय काव्यधारा का अविरल स्रोत प्रवाहित किया। डॉक्टर उमाकांत लिखते हैं, भारतीय संस्कृति के प्रवक्ता के साथ साथ मैथिली शरण जी प्रसिद्ध राष्ट्रीय कवि भी हैं। उनकी प्रायः सभी रचनाएं राष्ट्रीयता से ओतप्रोत हैं। इस प्रकार हिंदी साहित्य के क्षेत्र में जीवन की दिशा को श्रृंगार के कीचड़ से निकालकर राष्ट्रीय भावों की पुनीत गंगा की ओर मोड़ने का सर्वाधिक श्रेय मैथिली शरण गुप्त को ही जाता है। इसी कारण मैथिली शरण गुप्त राष्ट्र कवि के स्थान के
अधिकारी हैं।